नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भारत के आतंकी ठिकाने पर हमले के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत का जवाब है आतंक के खिलाफ। पहलगाम में 28 बेगुनाहों पर धर्म पूछकर गोलियां चलाने वाले आतंक के खिलाफ भारत की सरकार और भारतीय सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी है। देर रात पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला होने के बाद पूरे भारत में गर्व का माहौल है। देश ये मान रहा है कि अब हम सभी भारतीय सुरक्षित हाथों में हैं। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा और संप्रभुता पर अगर खतरा आता है तो भारत को प्रतिक्रिया देना लाजमी है। पहलगाम में 28 लोगों को उनकी पत्नियों के सामने गोली मारकर उनका सिंदूर मिटाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर एक करारा जवाब है। वहीं उन्होंने कहा कि ये उन सभी लोगों को भी करारा जवाब है जो भारतीय सेना और भारतीय सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये नया भारत है और ये भारत किसी भी घटना के खिलाफ झुकेगा नहीं और ना ही माफ करेगा। संप्रभु राष्ट्र के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा और अपने संप्रभुता पे खतरा पैदा करने वाले उन तमाम घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है और भारत अब एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ा है। 22 तारीख को पुलवामा में 28 अप्रैल को पुलवामा में जिस तरह से ये निहत्थे पर्यटकों को उनके पत्नियों के सामने गोली मार करके हत्या की गई थी, ऑपरेशन सिंदूर उसका बदला है और ये नए भारत का मिसाल भी है कि हम अब कोई भी घटना को ना भूलेंगे, हम उसको ना माफ करेंगे, हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे और उन तमाम अटकलों पर भी पूर्ण विराम है जो भारत की सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर देश के बाहर और देश के अंदर जो प्रश्न उठाए जा रहे थे उसका भी जवाब है। अब सेना के सभी जवानों को मैं बधाई देना चाहता हूं और हमें फक्र है कि हम भारतीय सेना के अंदर सुरक्षित है। जय हिंद की सेना। सर, एक कल नागरिक सुरक्षा मॉकड्रिल के आयोजन को लेकर रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर लोगों से मॉकड्रिल के दौरान लाइट बंद रखने की अपील की है। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि मॉकड्रिल के दौरान लोग प्रशासन का सहयोग करें। शहर की 4 जगह को मॉकड्रिल के लिए चिन्हित किया गया है। बता दें कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद सुरक्षा की एहतियाती तैयारियों के तहत गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश भर में मॉकड्रिल की तैयारियां की जा रही हैं। देश में जिन 244 से ज्यादा स्थानों पर 7 मई को नागरिक सुरक्षा मॉकड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, उनमें झारखंड के 6 शहर शामिल हैं। झारखंड की राजधानी रांची के अलावा जमशेदपुर, बोकारो, गोड्डा, साहिबगंज और गोमिया में मॉकड्रिल की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जोहार। आप सब लोगों को विभिन्न सूत्रों के माध्यम से जानकारी हुई है कि कल 7 तारीख को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के आलोक में और राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में रांची जिला में भी सिविल डिफेंस के नागरिक सुरक्षा का मॉक ड्रिल किया जाएगा और ये उसके लिए हम लोगों ने आज जिला स्तरीय एक समन्वय समिति का हम लोगों ने बैठक की है, जिसमें सभी जो स्टेक होल्डर्स है, सिविल सर्जन हो गए, पुलिस हो गए, फिर उसके बाद आर्मी के, एनसीसी के, एयरफोर्स के सब लोग हम लोग बैठक करके कि एक मॉक ड्रिल जो कल होगी उसके संबंध में हम लोगों ने रूपरेखा तैयार किए हैं और ये मॉक ड्रिल रेगुलरली होते रहना चाहिए, लेकिन बहुत लंबे अंतराल के बाद ये किया हम लोग कर रहे हैं और जो पूरा शहर में सभी लोगों से अनुरोध है, जो कल मॉक ड्रिल शुरू होगी शाम को 4 बजे शाम, तो उसके बाद लाइट्स वगैरह ऑफ रखे और जनरेटर यूपीएस का उपयोग न करें। मुख्य उद्देश्य है कि जहां हवाई
जगह से जहां पे भी अगर कोई देखते हैं तो रोशनी या दिखना नहीं चाहिए, ताकि जो इंस्टॉलेशंस है वो नहीं दिखे। और विशेषकर जो ये एयर रेड के संबंधित एक सायरन भी कल बजेगी, और वो एग्जैक्ट लोकेशन आज रात को जिला प्रशासन फाइनल करके सोशल मीडिया और हमारे प्रेस रिलीज के माध्यम से हम लोग बताएंगे। और उस जगह पे जो है हम लोगों का कंप्लीट इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू, रिलीफ ऑपरेशन सब चलेंगे। तो वहाँ जो है हमारे सभी एम्बुलेंस सर्विसेज, फायर सर्विसेज, हमारे एनडीआरएफ की टीम, पुलिस, सभी लोग वहाँ उपस्थित होके जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे। और विशेषकर संपूर्ण जिले लोगों से हम लोगों का अनुरोध है, इसके बारे में लोगों को भी और खुद भी एक अवेयरनेस आए और लोगों को भी बताए कि अगर कोई किसी तरह का कोई इस तरह का घटनाएं होती है तो अपने आप को कैसे क्या क्या चीजों से अवगत रखना है। तो ये भी कुछ वीडियो जो है जो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है उसको भी हम लोग शेयर करेंगे। और जहां जिस जगह पे ये कल जो हमारे इवैक्यूएशन जो होगा, तो उधर कुछ देर के लिए हम लोग 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक उस जगह पे ट्रैफिक को अवरोध रखना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप लोगों से अनुरोध है, सहयोग करेंगे। और वहाँ जितने भी घर है तो वहां पे भी अनुरोध है कि संपूर्ण लाइट्स वगैरह ऑफ रखें। और वहां अगर और अंदर जो है अगर किसी कारणवश कोई रोशनी भी है तो उसको जो है लाइट पर्दा से या पेपर से या किसी अन्य चीजों से उसको लाइट को रोके ताकि बाहर नहीं आए, ताकि हम लोग एक सफल मॉक ड्रिल जिला प्रशासन, भारत सरकार और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में कर पाए। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विस्तारित कार्य समिति की बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में राजधानी रांची के निजी होटल के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विशिष्ट अतिथि संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, झारखंड प्रभारी के राजू उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष सहित उपस्थित पदाधिकारी ने अपनी बातें बैठक में रखी। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि झारखंड में सरकार बनने से उत्साहजनक स्थिति है। हम चुनाव जीत चाहते हैं तो हमारा दायित्व खत्म नहीं होता, बल्कि जीत के बाद अपनी आइडियोलॉजी को लागू करना महत्वपूर्ण है। हर किसी को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता है। परिस्थितिवश कई उम्मीदवारों में से किसी एक को ही मौका मिलता है। संगठन का काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को ये नहीं समझना चाहिए कि उनकी वजह से संगठन है, बल्कि संगठन की वजह से ही वह है। उन्हें संगठन की मजबूती के बारे में भी सोचना होगा, जनता की बातें पूरे करने होंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रखंड अध्यक्ष से लेकर यहाँ तक का सफर पूरा किया है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेरे जो उसूल हैं उसे पूरा करना है, समाज और जनता के लिए संघर्ष करना है। अभी कई काम बाकी हैं। अगर आप उसूल पर चलते हैं तो कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा। संगठन में यही होना चाहिए। हमें जो पद मिलता है उसे संभाल कर काम करना चाहिए। देखिए, हमने जो संगठन की बात की है और संगठन मजबूत करने के लिए सारे कार्यकर्ता एक होकर, एकजुट होकर काम करना चाहिए। अब और डीसीसीज, पीसीसीज, ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल से मजबूती बनाकर संगठन को एक शक्ति देना चाहिए। ये बात हमने उनके सामने रखी और चंद एमएलएस की बात सुनी, मिनिस्टर्स की बात सुनी, चंद ब्लॉक प्रेसिडेंट की बात सुनी और डीसीसी प्रेसिडेंट की बात सुनी। उन्होंने सारी चीजें हमको बताई। एक 10-15 लोग बात करे, फिर ये हम उनको समझाया अपने कार्यक्रम क्या है, खास करके जातीय जनगणना और उसके बाद कलम 15(5) इसको
जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसकी बात हो गई, 50% कैप निकालने की बात हो गई। ये सारी चीजें हमने उनको समझा दी है और उस पर काम करने के लिए उनको कहा है। वहीं राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतोष शाहदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संविधान बचाओ रैली के दौरान संबोधन पर राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रदेश प्रवक्ता प्रतोष शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खड़ग भी निकाला तो वो आम अपेक्षा के प्रतिकूल देश के खिलाफ निकाला। लोगों को उम्मीद थी कि पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देंगे, लेकिन वह तो देश के इंटेलिजेंस एजेंसी और प्रधानमंत्री की मंशा पर ही प्रश्न कर गए। वहीं प्रतोष शाहदेव ने कहा कि इस समय जब पूरा देश एक स्वर में आतंकी और आतंकियों के अकाउ मिट्टी में मिलाने की मांग कर रहा है, तो उस समय देश के दूसरे सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये इस तरह के बयान से देश और विदेश में गलत संकेत जाएगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता की राजनीति करती है, इसलिए हमने कभी भी इंटेलिजेंस की फेलियर पर प्रश्न नहीं उठाया। 26/11 का मुंबई हमले और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की प्रधानमंत्री आवास में उनके बॉडीगार्ड द्वारा हत्या देश के दो सबसे बड़े इंटेलिजेंस फेलियर हैं। लेकिन भाजपा ने उस समय देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उस समय इस पर प्रश्न नहीं उठाया था, बल्कि भाजपा पूरे तरीके से सरकार के साथ खड़ी रही। मैं कहा था कि सरना कोड देना अव्यवहारिक है, पर जेएमएम उसके साथ क्यों है जिसके मंत्री ने कह दिया था कि अव्यवहारिक है? प्रिंट छुड़ाया उससे। और कोई प्रश्न? थैंक यू। हमला करने को कहा था तो जनरल मैनक शॉ ने सोल्जर्स डायरी अपने संस्मरण में लिखा है कि मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि मुझे 6 महीना चाहिए क्योंकि मेरे पास उस तरह की तैयारी नहीं है। तो जवाब दिया जाएगा ना सिर्फ आतंकवादियों को बल्कि आतंकवादियों के आगाओं को भी। और हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को विचलित नहीं हो, समय भी हम तय करेंगे, तिथि भी हम तय करेंगे, लेकिन मारेंगे तो जरूर उन सारे आगाओं को जिन्होंने आतंकवाद को प्रश्रय दिया है और उन सारे आतंकवादियों को भी नेस्त नाबूद करेंगे। देखिए, जब पूरा देश एक भाषा बोलता है तो राहुल गांधी कहते साहब मैं तो देश के साथ हूं, लेकिन राहुल गांधी के जीजा जी उनका कितना चर्चित बयान था साहब, कहे कि मुसलमान और हिंदुओं को इसलिए अलग करके मारा गया क्योंकि मुसलमान देश में असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये कांग्रेस के दामाद जी का बयान था, सोनिया जी के दामाद जी, प्रियंका जी के पति जी, राहुल जी के जीजा जी कह रहे साहब मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही इसलिए असुरक्षित महसूस कर रहा। और इनके जो यूपी के नेता जगह है उन्होंने सारी निम्न स्तर की जो घटिया कमेंट्स है उससे भी वो निम्न गिर गए। वो रफाल जेट का एक मॉडल लेकर नींबू मिर्चा लेकर कह रहे ये कब टेक ऑफ करेगा, मजाक उड़ाया हमारी वायुसेना का उन्होंने। इसके अतिरिक्त जो चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के हैं सिद्धमरिया साहब, उन्होंने कहा कि जंग की जरूरत क्या है साहब, कोई प्रूफ ही नहीं है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है। सैफुद्दीन सोज उनका भी कहना था कि अरे ये पूरे पाकिस्तान पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भटके हुए लोगों ने हमला कर दिया है। गम्हरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित सीडीपीओ कार्यालय सभागार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के कार्य समीक्षा को लेकर एक बैठक सीडीपीओ दुर्गेश नन्नी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में आंगनबाड़ी सेविका सहायकों के पोषण ट्रैक्टर से संबंधित कार्यों की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। इस दौरान पोषण ट्रैक्टर में ऑनलाइन मोबाइल के जरिए प्रतिदिन रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश सेविकाओं को दिया गया। बैठक में मौजूद सीडीपीओ दुर्गेश नंदी ने बताया कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को पोषण ट्रैक्टर में कार्य करने के लिए उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन समय से रिपोर्ट भेजने संबंधी जानकारी दी गई है। आयोजित समीक्षा बैठक में गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत तीनों सेक्टर से सैकड़ों सेविका एवं सहायिकाएं उपस्थित रहीं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क उपलब्धता नहीं होने पर रिपोर्ट अपलोड करने में आ रही दिक्कत होने पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को पोषण ट्रैक्टर से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराने की लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, अभी पहले सबसे तो उसमें आप लोग को एंट्री जो है। आज गम्हरिया प्रखंड के हमारे ICDS प्रोजेक्ट की जो हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, पंचायत के स्पेशली पंचायत की सेविकाएं और हमारे नोटिफाइड की सेविकाएं जो सेक्टर वाइज है, तो हम लोगों ने यहाँ पे आज 2 सेक्टर को यहाँ पे हम लोगों ने आज बुलाया है।
आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं को, और इन सेविकाओं को जो हमारा पोषण ट्रैकर का ऑनलाइन वर्क है, तो और उसके संबंध में जो जितने भी सारे रिपोर्ट्स आए हैं, तो उन सारे रिपोर्ट्स पे आज हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ताकि हमारा रिपोर्ट्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, और हमारी जो सेविकाएँ कार्य कर रही हैं, बहुत निभाती, बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि अगर ऑनलाइन पोर्टल में एंट्री के दौरान अगर कोई दिक्कत आती है या कोई भी समस्या आती है, तो वैसी हालत में हम लोग जो है यहाँ पे एक प्रशिक्षण दे करके इनको बताते हैं कि वैसी परिस्थिति में आगे आपको क्या करना है। साइकिला NR+2 उच्च विद्यालय में प्रखंड स्तरीय स्कूल रुआ 2025 बैक टू स्कूल कैंपेन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय से वंचित रह गए या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को पुनः विद्यालय से जोड़ना और शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी दिनेश कुमार दंडपात ने सभी शिक्षकों को निर्देशित किया कि प्रत्येक विद्यालय स्तर पर अभियान चलाकर ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित किया जाए और उन्हें स्कूल में वापस लाने का प्रयास किया जाए। वहीं ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कारणवश कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। मुख्य अतिथियों में प्रखंड उप प्रमुख वासुदेव महतो, प्रखंड विकास पदाधिकारी यशमिता सिंह, अंचल अधिकारी भोलानाथ महतो एवं कई अन्य शिक्षा पदाधिकारी व शिक्षक गण उपस्थित थे। कार्यक्रम में शिक्षा के महत्व और असामूहिक प्रयास से बच्चों को मुख्य धारा में लाने पर बल दिया गया। कार्यक्रम के अंत में शिक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो गांव-गांव जाकर बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करेगा। पोटका के धिरौल पंचायत के कुम्हार चौक के 600 आबादी वाले 150 परिवार आज जल जमाव की स्थिति से जूझ रहे हैं। इंजीनियर एवं ठेकेदार की लापरवाही का दंश ग्रामीण झेल रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने पानी के अंदर घुसकर जोरदार प्रदर्शन किया और ठेकेदार तथा इंजीनियर पर कार्रवाई की मांग की। गांव की 70 वर्षीय वृद्ध लखी प्रिया भगत की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। परिवार में अकेले वृद्ध एवं आंखों से दिखाई नहीं देता, जिसके कारण वह घर से बाहर निकलते ही घुटने से ज्यादा पानी से परेशान है। किसी फरिश्ते का इंतजार कर रही हैं। उसके इस बूढ़े शरीर में अब जान नहीं है। वहीं गांव के सीमांतो भगत, सेनापति भक्त, लखी प्रिया भक्त, पायल भक्त एवं कांग्रेस के जिला सचिव जयराम हांसदा ने कहा कि ठेकेदार और इंजीनियर की लापरवाही का दंश आज ग्रामीण झेल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात का पानी घुटने भर जम गया है। इस जल जमाव से बदबू एवं गंदगी फैल रही है। त्वचा से संबंधित बीमारी, मलेरिया, डायरिया एवं जल जनित कई बीमारियों का शिकार ग्रामीण हो रहे हैं। ग्रामीणों को चिंता सता रही है कि बरसात में क्या होगा। इसी गंदे पानी से होकर सैकड़ों की संख्या में लोग आना जाना कर रहे हैं। गाय भेड़ भी पानी से होकर गुजरना नहीं चाहता, वो भी बचने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द ड्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि पानी की निकासी हो सके। ये रोड धाम धूम से हितकू तक बनाया जा रहा है। वहीं धिरौल गांव में 1 फीट ऊंचा सड़क बनाया गया, जिसके कारण दूसरा सड़क नीचे चला गया। वहीं पानी का ठहराव हो रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारी को लिखते लिखते थक चुके हैं। अब तो किसी फरिश्ते का ही इंतजार है ताकि इन ग्रामीणों का दुख दूर हो सके। जोर से पानी जमा हो गया। तुम आओ, मेरे आँख से दिखते नहीं, देखा नहीं है, मेरे कोई आदमी नहीं, लेकिन आने को मैं क्या करूँगी। तुम आओ, अपना आँख से देख लो, तुम पुत्र हो, तुम क्या करो, तुम आसो। बहुत मेरे दिक्कत हो गई, क्या करूँ मैं, तुम आसो। कितना पानी जमा हो रहा है, एक खाटू हो रहा है, कितना बच्चा सब स्कूल ट्यूशन जा रहा है, पूरा पानी दिन दिन के बुक सब पूरा, और कितना मच्छर हो रहा है, कितना डिंगारो हो रहा है, कितना मलेरिया होगा। कच्चा मिट्टी सब इधर भी है उधर भी है, पूरा पानी से पूरा भीग जा रहा है, पूरा धस जाएगा। पानी लेने जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, पूरा पानी भीग गया। आने टाइम में भी, जाने टाइम में भी पानी कितना घर प्रभावित है? 150।
150-200 लोग हैं। बनने के बाद कि पब्लिक को तो कितना असुविधा हो रहा है वो तो नहीं देख रहा है लोग, बना के चल जाता है कि लेकिन पब्लिक को तो कितना अन पब्लिक है इधर 300 मीटर जो पानी जम रहा है, कैसे पाइप बसाएगा, कैसे बसाना अच्छा होगा। यहाँ जो ढलाई हुआ था हम बोले यहाँ पर छोड़ दीजिए, वहाँ पर छोड़ दीजिए, ये 16 पर रहने दीजिए, नहीं होगा, नहीं बोलो हो रहा है, ठेकेदार बोलते नहीं ये ढल नहीं होगा, चलो भाई ढलो तुम्हारा मर्जी है। तो इधर जो पानी रुक गया, पानी का व्यवस्था कैसे होगा बताए। तो पहले हमको पानी कम से कम रोड पाइप चाहिए, पाइप 2-3 बेंट वाला पाइप बढ़ा दिए, बैठा पानी वहाँ पर जाकर निकासी कर दीजिए, बस उसी के बाद हम लोग को समाधान, उधर भी पानी चल जाएगा और अंदर भी घर भी बच जाएगा। गाना ये है, विगत 6 महीना पहले यहाँ पर किसी से ढलाई हुआ, लेकिन पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं। पानी यहाँ जम जाता है, कम से कम बरसात जैसे पानी गिरेगा तो यहाँ कम से कम 1 फीट पानी जम जाता है और इसकी लंबाई कम से कम 1-150 फीट पानी जमे रहता है। तो लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। और ये जो है पानी जब जमा रहेगा बरसात में तो यहाँ कीड़ा पैदा हो रहा है, मच्छर पैदा हो रहा है, इससे आदमी को क्या होगा, डायरिया होगा, मलेरिया होगा। तो ये जितना विकास नहीं हुआ उतना तो विनाश हुआ। अब पहला देखिए मिट्टी घर है, पानी जमा रहेगा तो क्या होगा, मिट्टी का घर जो है गीला रहेगा और गीला रहेगा तो उनका दीवार एक दिन गिर जाएगा। तो हम लोग का आक्रोश है, ठेकेदार ऐसा काम किया है कि हम लोग नाराज हैं। कम से कम पानी निकासी का पहला यह होना चाहिए। और ऐसे इंजीनियर है जो इतना कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया भगवान जाने, पानी निकासी का उन लोगों का कोई प्रबंध नहीं है, ऐसा प्रयोजन नहीं है। ये तो स्टिल आपका DPR में भी जो है जहाँ पहले चूक हो जाती है, जब लोकेशन देख करके उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। एक अंडरग्राउंड नाली बना सकता था, पानी आराम से निकल सकता था। इसलिए विभाग और यहाँ के जो पाइप हैं संज्ञान लेना चाहिए और ठेकेदार पर ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और इंजीनियर जो है सिर्फ अपना कोरम पूरा किया है, सिर्फ किसी से डालने का काम किया है और जनता जो है आज परेशान है, जनता त्रस्त है और ये विकास नहीं, ये विनाश हुआ। पोटका के हाथा में पेट्रोल पंप कर्मचारी से 25,000 लूट के बाद बाइक सवार अपराधियों ने उड़ीसा के गुरु माहिसानी के शराब दुकान के संचालक पर गोली चलाई और कैश काउंटर से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। गोली लगने के बाद घायल संचालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पोटका थाना क्षेत्र के हाथा पेट्रोल पंप में अज्ञात अपराधियों के द्वारा 25,000 रुपए लूट के बाद मयूरभंज जिला के गुरु महिसानी थाना क्षेत्र में तांडव मचाया गया। यहां अपराधियों ने गुरु महिसानी बाजार स्थित विदेशी शराब दुकान में संचालक पर गोली चलाकर 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान गोली लगने से शराब दुकान के संचालक सब्यसाची महंती गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बाइक में सवार होकर अपराधी गुरु महिसानी बाजार स्थित विदेशी शराब दुकान पहुंचे, जहां शराब दुकान के संचालक को गोली मारकर दुकान के कैश काउंटर में रखे 1.5 लाख रुपए की लूट कर ली गई। इस घटना के बाद पल्सर बाइक से पहुंचे 3 अपराधियों अपनी पल्सर बाइक को छोड़कर अन्य बाइक से फरार हो गए। घटना में गोली लगने से घायल सब्यसाची महंती को परिजनों ने गुरु माहिसानी CHC में प्राथमिक उपचार के बाद बारीपदा रेफर कर दिया गया। गोली संचालक के जांघ में लगी है। वहीं झारखंड और उड़ीसा पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। पसायका जिला परिषद बोर्ड की बैठक जिला परिषद कार्यालय परिसर स्थित बहुउद्देशीय भवन में अध्यक्ष सोनाराम बोदरा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में जिला परिषद की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए विचार विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया है कि सरायकेला व्यवहार न्यायालय चौक पर स्थित 15 दुकानों तथा चांडिल स्थित 10 दुकानों का बकाया किराया वसूली तथा किराया नहीं देने पर उक्त दुकानों का आवंटन रद्द करते हुए दुकानों को पुनः आवंटन कर नए लाभुकों को दिए जाने पर सहमति जताई गई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिला समाहरणालय के बैंक साइड स्थित बैंक ऑफ इंडिया गौरांग डी में संचालित होने वाले भवन का किराया निर्धारण किया गया। साथ ही वहां 3 और दुकान बनकर तैयार हैं। उक्त दुकानों को प्रत्येक माह 500 रुपए किराए पर लाभुकों को आवंटित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया है। जिले के सभी प्रखंड क्षेत्र में बने डाक बंगलों का भी किराया निर्धारण उस बैठक में किया गया है।
बैठक में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ली गई नई योजनाओं की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में ली जाने वाली नई योजनाओं की समय सीमा निर्धारण करने के संबंध में प्रस्ताव पारित की गई है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के सवार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।